आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट का हिंदी पेपर प्रथम का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे रीति सिद्धांत। इसके पहले के 6 चैप्टर्स जिसने भी ना देखे हों या जिसे सिलेबस ना पता हो तो वह जाएं हमारे चैनल पर विज़िट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी पेपर फर्स्ट क्लासेस। वहाँ पर हिंदी पेपर फर्स्ट की सभी क्लासेस आपको उपलब्ध मिल जाएंगी, सिलेबस से लेकर अभी तक जितने चैप्टर्स कराए गए हैं सभी। हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो लगभग सभी पूरा चैप्टर्स आपका कंप्लीट करा दिया गया होगा। आपका सिलेबस में जितने चैप्टर हैं, पेपर सेकंड का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी लगभग 8 9 10 चैप्टर करा दिए गए हैं। आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो वह आप जाकर विज़िट कीजिए, चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर सभी चैप्टर्स के जो भी टॉपिक आपको कराए जाते हैं या जो भी आप क्वेश्चन या कमेंट करके पूछते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कराया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। यह आपके लिए एक मददगार साबित होगी, क्योंकि आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हैंड रिटन नोट्स चैप्टर वाइज बनाना चाहते हैं तो सभी चैप्टर्स वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत का सर्वप्रथम हम इतिहास देखते हैं। रीति निरूपक आचार्यों में वामन की देन सर्वाधिक है, क्योंकि इन्होंने रीति के संबंध में सर्वाधिक सामग्री प्रस्तुत की है। रीति के संबंध में सर्वाधिक सामग्री किसने प्रस्तुत की है? किसने प्रस्तुत की है आप कमेंट करके बताएंगे। अभी हमने बताया, इसमें कमेंट करने की क्या बात है। सबसे ज़्यादा देन किसका है? वामन का है। तथा रीत को काव्य की आत्मा माना। यद्यपि यह अलग प्रश्न है कि इनकी धारणाएं आगे चलकर स्वीकृत नहीं हुई। जो वामन ने धारणाएं बताई रीति सिद्धांत के मामले में, वह आगे चलकर स्वीकृत नहीं हुई। इनसे पूर्व भरत मुनि जो हैं, भामा और दंडी ने रीति विषयक सामग्री प्रस्तुत की थी। वामन के बाद उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, अग्निपुराणकार, भोजराज, मम्मट और विश्वनाथ ने भी रीति का साक्षात अथवा प्राकारांतर से निरूपण किया, किंतु विषय की सहजता और उपादेयता की दृष्टि से मम्मट और विश्वनाथ का प्रतिपादन अति महत्वपूर्ण है और इन पर आनंदवर्धन का प्रभाव है। अतः इस प्रकरण में वामन, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ आदि के आधार पर रीति का प्रतिपादन किया जा रहा है। जो वामन जी हैं, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ हैं, इन्हीं सभी की विचारधाराओं को लेकर रीति का एक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है और किया जा रहा है। वामन सम्मत रीति की बात करें तो वामन के अनुसार रीति का लक्षण है विशिष्टा पद रचना रीति, अर्थात विशिष्ट पद रचना क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। ऐसा कौन कहते हैं? वामन जी कहते हैं कि अगर किसी भी पद की विशिष्ट रचना की जाए तो वह रीति कहलाती है, और इसमें यह विशेषता गुणों का समावेश के कारण आती है। विशेषो गुणात्मा, मतलब उनके अनुसार जो गुण है इसमें, वह एक प्रकार से विशेषता लाती है उनकी पद रचना में। काव्य के शोभा कारक धर्म को जो शब्दगत भी है और अर्थगत भी, इनकी संख्या 10-10 हैं। कितने हैं? जो शोभा कारक धर्म हैं, जो उनके तत्व हैं, वह कितने कितने हैं? 10-10 हैं। रीतियाँ कितनी हैं? 3। वामन के अनुसार रीतियाँ कितनी हैं? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, 3 रीतियाँ हैं। वैदर्भी में सभी गुण रहते हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, या फिर हम कह सकते हैं केवल 10 शब्द गुण अथवा केवल 10 अर्थ गुण होते हैं। वैदर्भी में कुल कितने गुण होते हैं? 10 शब्द गुण होते हैं और 10 अर्थ गुण होते हैं। रीतियाँ कितनी होती हैं आपकी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, 3 रीतियाँ होती हैं। वैदर्भी में हमने आपको बताया सभी गुण पाए जाते हैं, 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण। लेकिन गौड़ी में 2 गुण पाए जाते हैं, ओज और कांति। यह 2 गुण किस में पाए जाते हैं? गौड़ी में पाए जाते हैं। पांचाली में भी 2 गुण पाए जाते हैं, माधुर्य और सौकुमार्य। ये दोनों गुण पांचाली में पाए जाते हैं। अब हम रीति की अवधारणा अगर देखें तो रीति शब्द की उत्पत्ति जो है रीढ़ धातु से ऋण प्रत्यय के मेल से हुई है। इसका अर्थ है मार्ग, पंथ या गति। रीति का अर्थ क्या होता है? मार्ग, पंथ या गति होता है। काव्य शास्त्र में रीति का प्रयोग काव्य रचना की सामान्य पद्धति अथवा शैली के अर्थ में और संस्कृत के एक विशेष संप्रदाय के अर्थ में हुआ है।
रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार ईश्वर की निर्माण शक्ति से निर्मित लावण्यवती नारी अनिर्वचनीय सौंदर्य को प्राप्त कर सहृदय मानव के विलास एवं आकर्षण की वस्तु होती है, उसी प्रकार लोकोत्तर काव्य निर्माण कुशल कवि द्वारा निर्मित कविता सहृदय के हृदय में रस निष्पत्ति कर उसे आनंद के सागर में निमग्न कर देती है। कवि कहते हैं इसमें मतलब जिस प्रकार से एक नारी जो होती है वह प्रभु की बनाई हुई एक प्रकार से जो सौंदर्य होता है वह पुरुष के हृदय मन को मानव के हृदय मन को एक प्रकार से आकर्षित करती है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो यह जो रीति है इसका जब काव्य निर्माण बहुत ही अच्छे तरीके से गुणों के साथ होता है तो यह भी कविता के पढ़ने वाले के हृदय में रस निष्पत्ति कर उसे आनंद के सागर में डुबो देती है। यह आनंद कवि की रीति या शैली पर विशेष निर्भर रहता है, क्योंकि कविता कामिनी का यह भव्य भवन रीति पर ही खड़ा होता है। वामन की मान्यता क्या है इसमें? विशिष्ट पद रचना रीति है, अर्थात पदों की विशिष्ट रचना ही नीति कहलाती है। यह हमने आपको पहले बताया, विशिष्ट रचना अगर की जाए पदों की तो वही क्या कहलाती है? रीति कहलाती है। ऐसा किसने कहा? वामन ने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति। वामन यह भी कहते हैं कि पद रचना भी विशेषता अथवा उत्कर्ष गुणों पर निर्भर करती है। पद रचना किस पर निर्भर करती है? उसकी विशेषता और उत्कर्ष गुणों पर निर्भर करती है। विशेषो गुणात्मा मतलब उसके उत्कर्ष गुणों पर निर्भर करती है। उनके मत में गुण काव्य की शोभा के आधायक तत्व हैं तथा ये काव्य में नित्य धर्म है। वामन के मन में रीति काव्य की आत्मा है, रीतिरात्मा काव्य से, अर्थात वामन क्या कहते हैं? जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अलग अलग जो कवि हैं वह अलग अलग तत्वों को काव्य की आत्मा मानते हैं। जब हम पढ़ रहे थे अलंकार संप्रदाय, अलंकार सिद्धांत, हमने आपको बताया उसमें जितने भी आपको विद्वानों के द्वारा हमने मत बताए वह सभी लोग अलंकार को ही क्या मानते हैं? काव्य की आत्मा। अब हम रीति संप्रदाय रीति सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो इसमें हम आपको जितने भी विद्वानों के मत बता रहे हैं वह सभी मानते हैं कि रीति जो है वह एक प्रकार से काव्य की आत्मा है। रीति संप्रदाय, रीति को एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का गौरव आचार्य वामन को ही प्राप्त है। रीति को एक संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो एक प्रकार से गौरव प्राप्त है, किसे प्राप्त है? वह आचार्य वामन को। वामन पहले अलंकार के समर्थक थे। अलंकार सिद्धांत के बाद रीति सिद्धांत की स्थापना हुई और रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए वामन ने कहा है रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन ने क्या कहा है? यह देखिए बार बार आपके सभी डिफिनीशंस में आ रहा है, वामन के जितने भी विश्लेषण किया जा रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन थे? वामन जी थे, और इन्होंने ही रीति संप्रदाय को एक प्रकार से प्रतिष्ठित किया था। इस प्रकार काव्य के रूप में सर्वप्रथम रीति को वामन ने ही स्वीकार किया था। वामन पूर्व रीति कैसा था? मतलब वामन ने ही रीति की शुरुआत की थी ऐसी बात नहीं है, उससे पहले भी रीति को लोग मानते थे। ऐसा नहीं है कि वामन से पूर्व रीति का प्रयोग नहीं हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में रीति का प्रयोग अलग अलग स्थलों पर अलग अलग अर्थों में हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ इसका रीति का प्रयोग हुआ है अलग अलग स्थानों पर उसका अर्थ अलग अलग है। कहीं पर धारा के अर्थ में, कहीं पर मार्ग के अर्थ में और कहीं पर धारा के रूप में इसका क्या हुआ है? अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। महीव रीति स्वशास्त्रत पृथक, यहाँ इसका प्रयोग किसके रूप में हुआ है? धारा के अर्थ में हुआ है। तामस्य रीति पर गौरीव, यहाँ इसका प्रयोग स्वभाव या गति के विषय में हुआ है, गति के अर्थ में हुआ है। अर्थात ऋग्वेद में अगर हम देखें तो रीति का प्रयोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थों में हुआ है। नाट्यशास्त्र की बात करें तो भारत जो है भरत मुनि, उनके नाट्यशास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा हुआ है उनका जो यह शास्त्र है उसमें जो रीति है उसको शब्द क्या दिया गया है? प्रवृत्ति दी गई है। मतलब शब्द उसका प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर किया गया है? रीति के लिए। उन्होंने भारत में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ? आवंती, दक्षिणात्या, पांचाली और मागधी, जो क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, मगध में
प्रचलित थी। भामा ने क्या कहा है रीति के विषय में? भामा ने काव्यालंकार के दो प्रमुख मार्गों वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया हुआ है। उन्होंने दोनों का वर्णन रीति के अर्थ में न करके काव्य भेद के अंतर्गत किया हुआ है। उन्होंने जो यह वैदर्भी एवं गौड़ी का उल्लेख किया है अपने काव्य अलंकार में, उन्होंने रीति के अर्थ में नहीं किया है, उन्होंने किसके अर्थ में किया है? काव्य भेद के अंतर्गत किया है। दंडी क्या कहते हैं? इन्होंने रीति सिद्धांत का विशद विवेचन करते हुए रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्थापित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट रीति स्वीकार की है। ये मानते हैं कि जिस प्रकार कवि अनेक है उसी प्रकार रीतियों की संख्या भी अनेक है, अर्थात जिस प्रकार अनेक प्रकार के कवि हैं उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की रीतियां हैं। रुद्रट क्या कहते हैं? इन्होंने रीति का संबंध रस से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? रस से जोड़ा है, तथा विषय भेद या वर्ण के औचित्य के आधार पर रीतियों का नियोजन किया है। इन्होंने लाटिया नामक चतुर्थ रीति की उद्भावना कर रीति की संख्या 4 कर दी है। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लौटिया। जो 3 है पहले की, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, यह वामन ने पहले से ही बताया था। जो रुद्रट है इन्होंने चौथी संख्या लौटिया जो है उसको जोड़ दिया है। हम अन्य आचार्यों की बात करें, अन्य आचार्यों में कौन कौन आते हैं? आनंदवर्धन, राजशेखर, भोज मम्मट और विश्वनाथ ने इसकी चर्चा के अनुसार अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख किया हुआ है। आचार्य वामन और रीति का क्या संबंध है? जैसे आचार्य वामन और रीति के बारे में हम पढ़ें तो आचार्य वामन ने रीति को ही काव्य की आत्मा माना है। ये देखिए, रीतिरात्मा काव्यस्य। रीति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाएं कौन कौन सी हैं? रीति तत्व काव्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका संबंध काव्य रचना से तो है ही, साथ ही रसास्वादन में भी उसका घना संबंध है। जिस प्रकार ईश्वर की निर्माण शक्ति से निर्मित लावण्यमयी नारी निर्वचनीय सौंदर्य को प्राप्त कर सहृदय मानव के विलास एवं आकर्षण की वस्तु बनती है, उसी प्रकार लोकोत्तर काव्य निर्माण कुशल कवि द्वारा निर्मित कविता में रस निष्पत्ति कर उसे आनंद के सागर में निमग्न कर देता है। जो कि हमने आपको पहले भी बताई, यही बात हमारे रीति सिद्धांत में भी की गई है कि जिस प्रकार एक नारी का सौंदर्य जिस प्रकार भगवान ने बनाया हुआ है, जिसको देखकर मानव आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार जो काव्य होता है उसमें रीति दर्शन इस प्रकार होता है कि कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति उसके आनंद के सागर में निमग्न हो जाता है उसको पढ़कर। यह आनंद कवि की रीति या शैली पर विशेष रूप से निर्भर करती है, क्योंकि कविता कामिनी का भव्य रीति पर ही खड़ा है और इसी से ही विशिष्ट पद रचना भी किया गया है। इस विशिष्ट पद रचना के भी आधार पर निर्धारित किया गया है कि यह कहा गया है कि जिस प्रकार अवयवों का उचित सन्निवेश शरीर का सौंदर्य बढ़ाता है, शरीर का उपकारक होता है, उसी प्रकार गुणाभिव्यंजक वर्णों रीति का यथास्थान पर प्रयोग शब्दार्थ शरीर का विशेष उपकार होता है। अतः काव्य में रीति का विशेष महत्व है, क्योंकि वह काव्य शरीर का एकमात्र आधार है। इसमें देखिए जो भी आपकी स्थापनाएं बताई जा रही हैं तो कुछ क्लिष्ट शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, जो कि एक बार में लगभग नहीं समझ में आएगी। आप एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, आपको यह जो नोट्स है प्राप्त हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लगभग यहाँ पर बातें समझ में आ जाएंगी। याद करने की बात हो तो आप रिवीजन करना जरूर पड़ेगा। रीति सिद्धांत की महत्वपूर्ण स्थापना है रीतियों का स्वरूप निर्धारण। ये 3 मानी गई हैं, कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जो कि हमने पहले आपको बताई, जिनमें से प्रत्येक की विशेषता का भी उल्लेख किया गया है। उनकी महत्ता भी व्यंजित है, साथ ही उनके प्रयोगों से काव्य में किस प्रकार का चमत्कार आ जाता है यह भी ध्वनित है। वैदर्भी की बात करें अगर हम तो इसमें लिखा गया है, माधुर्य व्यंजकैर वर्णा रचना ललितात्मिका आवृत्तिरल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीत लिख्यते। माधुर्य व्यंजकों वर्णों के द्वारा की हुई समास रहित अथवा छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को वैदर्भी कहते हैं। वैदर्भी किसे कहते हैं? माधुर्य व्यंजक वर्णों के द्वारा ही हुई समास रहित अथवा छोटे समासों से युक्त मनोहर रचना को, मतलब उसमें समास न रहे या बहुत ही छोटे समास उसमें रचित किए गए हों, तो जो मधुर्य व्यंजन वर्णों से एक प्रकार से रचना होगी वही वैदर्भी कहलाएगी। यह रीति काव्य में विशेष प्रशंसित रीति है। यह भी कहा जाता है कि
कि इसी रीति द्वारा निर्मित काव्य की वास्तविक काव्य है। अगला हमारा कौन सा है? गौड़ी। यह ओजपूर्ण शैली है। वामन के अनुसार इसमें ओज और कांति गुणों का प्राधान्य तथा समास की बहुलता रहती है, जिसमें मधुरता सुकुमारता का अभाव रहता है। समस्ताद्युद्भर परामोजः कांति गुणान्वितम गौड़ीमती गायन्ती रीति विचक्षणा। पांचाली जी क्या कहते हैं? वामन मतलब पांचाली जो इसका तीसरा भाग है, वामन की मान्यता है कि माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न रीति और अगठित भाव शिथिल छाया युक्त कांति रहित मधुर और सुकुमार गुणों से युक्त होती है। कौन? पांचाली। आसी लष्टस्लथ भावाम ताम पूर्णच्छा ययाश्रिताम मधुराम सुकुमार रांच पांचाली कवयो विदु। अतः यह संकेत भी स्पष्ट है कि यदि कवि अपने काव्य को अधिकाधिक रसात्मक बनाना चाहता है तो उसको अधिक मात्रा में वैदर्भी रीति को ही अपनाना उचित रहेगा। काव्य गुण की बात करें तो रीति सिद्धांत की दूसरी सबसे बड़ी स्थापना कौन सी है? गुण। काव्य शरीर की चर्चा करते हुए विद्वानों ने शब्दार्थ को काव्य का शरीर, रस को काव्य की आत्मा, गुण काव्य का धर्म और काव्य दोष को काड़त्व और अंधत्व तथा अलंकार को कटक कुंडलादि के समान माना है। पदरचना विशिष्ट पदरचना ही रीति है। यह आपको पहले ही हमने परिभाषा बताई, विशिष्ट पद रचना ही रीति कहलाती है। अतः रीति सिद्धांत का विशिष्ट महत्व यह भी है कि उसमें पद रचना को महत्व दिया जाता है। क्या किसको महत्व दिया जाता है? पद रचना को। पद रचना काव्य सौंदर्य का महत्वपूर्ण आधार है, जिसमें वचन विन्यास क्रम को महत्व दिया जाता है, जो काव्याभिव्यंजन का एक महनीय तत्व है। इसके समावेश से ही काव्य आकर्षक बन पाता है, अन्यथा इसके अभाव में वह इतिहास आदि की भांति विषय का ही प्रतिपादन मात्र बनकर रह जाता है। रीति सिद्धांत की देन क्या क्या है? वामन ने सर्वप्रथम गुण तथा अलंकार का भेद निरूपण किया। वामन से पूर्व सभी काव्य शोभा विधायक तत्वों का नाम अलंकार था, और महत्व की बात करें तो महत्व की दृष्टि से सभी समान थे। कौन कौन? ये जो हमारे एक प्रकार से अलंकार हैं या तत्व हैं, जो भी हैं, सभी समान थे। वामन ने स्पष्टतः गुणों को काव्य की शोभा के विधायक और नित्य धर्म तथा अलंकारों के गुण द्वारा विहित शोभा के वर्धक और अनित्य धर्म स्वीकार किया। वामन की पांचाली की उद्भावना को डॉक्टर नगेंद्र मनोवैज्ञानिक तथा महत्वपूर्ण देन मानते हैं। वामन ने गुण से रीति का अध्ययन और अनिवार्य संबंध जोड़ा है। आपको पूरा चैप्टर यह बता दिया गया रीति सिद्धांत, लेकिन कुछ बातें इसमें आपको पूरा चैप्टर पूरा वीडियो लेक्चर देखने के पश्चात भी समझ में नहीं आई होंगी। हो सकता है ऐसा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा तथा जो देखिए पुराने हमारे विद्वान थे वह क्लिष्ट भाषा में लिखते ही थे, तो उनका अर्थ भी नहीं यहाँ पर बताया जा सकता, क्योंकि वही आपको पेपर एग्जाम में लिखना है, वही लिखने से आपको अंक की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा सा तो मेहनत आपके इस सिलेबस में करना पड़ेगा, क्योंकि यह 5th सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है टफ सिलेबस है इसका। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और लेक्चर के बाद आप एक बार टेलीग्राम से रिवीजन कर लें, जो PDF आपको प्राप्त हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप यहाँ पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।